नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय कांग्रेस के प्रेरणा स्रोत कौन है? जी हाँ, राहुल गांधी। और राहुल गांधी लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज्ञान देने के लिए गए थे। चीन के बारे में, भारत के बारे में, अमेरिका के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी। अब नरेंद्र मोदी से वो कितना प्यार करते हैं, ये तो आपने पार्लियामेंट में देखा ही था। वो 40 मिनट लंबे भाषण के बाद किस तरीके से नरेंद्र मोदी के गले पड़ गए थे और उनका नरेंद्र मोदी के ये प्रति प्यार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब पिछली बार लंदन गए थे, तब भी कंट्रोवर्शियल बयान देकर के आए थे और इस बार गए तो इस बार भी कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। मैंने उनको इसलिए कांग्रेस का प्रेरणा स्रोत बताया है कि उन्हीं के इशारे पर और जैसा वो चाहते हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के भीतर यानी दोनों सदनों में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी व्यवहार करते हैं, नारेबाजी करते हैं, सदन को रोकते हैं, कामकाज नहीं होने देते हैं, बेफालतू की बातें, बेफालतू नहीं, फालतू की बातें करते हैं और पूरा देश देखता भी है। और शायद इसीलिए 2014 और 2019 में उतनी ताकत भी इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नहीं दी कि दोनों ही बार नेता प्रतिपक्ष का पद उनको मिल जाए, यानी 60 से भी कम सांसद लोकसभा में रहे और राज्यसभा में तो घटते घटते अब बहुत नीचे आ गए हैं। वे हवाई अड्डे पर जब पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे थे। उसका जवाब वैसे नरेंद्र मोदी ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कि ये मेरी कब्र खोदने की दुआएं करते हैं और देश अपने हिसाब से किसकी कब्र खोद रहा है ये सब देख रहे हैं। दूसरे ये कहते हैं कि मर जा मोदी, देश कहता है मत जा मोदी। बहरहाल वो एक अलग बात, लेकिन शहर एक यानी लंदन, सांसद दो, एक भारत के, एक ब्रिटेन के। भारत के सांसद राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और ब्रिटेन के सांसद हाउस ऑफ लॉर्ड यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये जो ब्रिटिश सांसद हैं लॉर्ड करन बिलीमोरिया, उन्होंने पिछले दिनों एक भाषण दिया, अचानक उठे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और भारत की विकास गाथा के बारे में और संभावनाओं के बारे में क्या कुछ कहा है, जरा एक बार इनको सुन लीजिए। Powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has a presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend and partner of India. ये तो हैं ब्रिटिश सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके लीडरशिप की। और उनकी लीडरशिप में भारत ने जो टारगेट तय किए हैं, उन टारगेट को अचीव करने के लिए, विकसित राष्ट्र बनने के लिए, अगले 25 साल में विकसित राष्ट्र बनने और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि स्टेशन से ट्रेन छूट चुकी है, एक्सप्रेस छूट चुकी है, इंडियन एक्सप्रेस छूट चुकी है। और वो ब्रिटिश सरकार को नसीहत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि मजबूती के साथ भारत के साथ खड़े रहिए अगले कुछ
दशकों में एक तरीके से कहें तो फायदा उठाने के लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। उन्होंने कहा है कि मोदी भारत की आधारशिला को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। विदेशी सांसद, ब्रिटेन के सांसद तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत की तेज विकास यात्रा की। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बाकी छोड़ दीजिए। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में थी और उन्होंने ये कह करके सबको चौंका दिया कि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जितने लोकप्रिय हैं, मैं तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। और जम करके तारीफ की इटली की प्रधानमंत्री ने। जरा राहुल गांधी का एक और बयान देख लीजिए, क्या कहते हैं। मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है, मेरे फोन में पेगासस है, काफी संख्या में नेताओं के फोन में भी पेगासस है। बहुत से खुफिया अधिकारियों ने मुझे फोन पर बात करते समय सावधानी बरतने को कहा क्योंकि मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा है। सुन लेते हैं इन्होंने कहा क्या है, उसका विजुअल है, सुनिए। And control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. राहुल गांधी ये ज्ञान कहाँ दे रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ब्रिटेन में। एक तरफ ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारत की, नरेंद्र मोदी की प्रशस्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो ब्रिटेन में जाकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत को भी बदनाम कर रहे हैं, मोदी सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा कह रहे हैं जो अब डिफेमेटरी हो सकता है। डिफेमेटरी इसलिए हो सकता है क्योंकि 25 अगस्त 2022, याद रखिए 25 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट में पेगासस को लेकर के जो तकनीकी कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय के मिस्टर रमन्ना, उन्होंने जो कुछ कहा था उसका जिस्ट ये है कि 29 फोन इस कमेटी को दिए गए जिनको ये शक था कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं या पेगासस के जरिए हमारी जासूसी की जा रही है। 29 फोन इस कमेटी के सुपुर्द किए गए। इनमें से 5 में मेलवेयर था लेकिन जासूसी के कोई सबूत नहीं थे। जासूसी के कोई सबूत नहीं थे। और इसमें लिखा क्या गया है मैं बता देता हूं आपको। यह है 25 अगस्त 2022 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट। वो इंडिया टुडे जो राहुल गांधी और कांग्रेस पर बहुत मेहरबान है। हर साल कई संस्करण कवर फोटो के साथ इनके गुणगान करने वाले होते हैं और ये बताने वाले होते हैं देश में कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में तो
अब बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उनके नेतृत्व में निखार आ रहा है और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या कहा इन्होंने? 25 अगस्त 2022 की रिपोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में टेक्निकल कमेटी द्वारा दायर की गई रिपोर्ट पर सुनवाई हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कमेटी को 29 मोबाइल फोन दिए गए थे, जिनमें से 5 में मेलवेयर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जासूसी की गई है। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि पेगासस मामले में बनी जस्टिस रविंद्रन की रिपोर्ट को गुप्त रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि अदालत पूरी रिपोर्ट दे, क्योंकि गोपनीयता को लेकर चिंताएं हैं। लेकिन मेरे मुवक्किलों ने अपने फोन दे दिए हैं। अगर उनमें कोई मेलवेयर था तो हमें सूचित किया जाना चाहिए। इस कमेटी ने सिफारिश की है कि रिपोर्ट का विवरण सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। यह सूचना अपराधियों को कानून प्रवर्तन तंत्र को बाईपास करने की अनुमति दे सकती है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी से और नए मालवेयर बन सकते हैं। नया मेलवेयर बनाने के लिए सामग्री का दुरुपयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट कहती है, ध्यान से सुनिए, रिपोर्ट कहती है कि 29 मोबाइल फोन में 5 में मेलवेयर पाया गया है, लेकिन इससे यह नहीं कहा जा सकता कि पेगासस स्पाईवेयर है। सीजेआई ने रिपोर्ट पढ़कर 6 पहलू बताए। समिति की सिफारिश है कि कानून में बदलाव कर सख्त बनाएं, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करें। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नागरिकों को गैर कानूनी सर्विलांस के खिलाफ अपनी समस्या उठाने के लिए ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए। पेगासस मामले पर सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की और इस पीठ ने टेक्निकल कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने कई टेक्निकल मुद्दों पर जांच की। जांच पड़ताल के दौरान 29 उपकरणों और कुछ गवाहों की जांच पड़ताल और पूछताछ की बात कही गई है। क्यों टेक्निकल कमेटी गठित करनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दखल दिया इस पूरे मामले में, जो विपक्ष उठा रहा था? ये भी सुन लीजिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2019 में ही भारत में कम से कम 1400 लोगों के निजी मोबाइल या सिस्टम की जासूसी हुई थी। मतलब जो विदेशी अखबार में एक रिपोर्ट छाप करके यहां एक तरीके का अटैक किया गया था मोदी सरकार के ऊपर। एक टूल किट के तहत ये सब कर्म कांड होते रहते हैं। उस रिपोर्ट में, पश्चिमी देशों के की एक रिपोर्ट में, अखबारों में ये कहा गया कि भारत में 1400 लोगों के फोन में पेगासस डाल करके उनकी जासूसी की गई और इनमें 40 मशहूर पत्रकार, विपक्ष के 3 बड़े नेता, संवैधानिक पद पर आसीन एक महानुभाव, केंद्र सरकार के 2 मंत्री, सुरक्षा एजेंसियों के कई आला अफसर, दिग्गज उद्योगपति शामिल हैं। और इसको लेकर के आपको याद होगा कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई थी। पूरे मीडिया में, लुटियन मीडिया में मोदी सरकार को लेकर के काफी उल्टी सीधी खबरें चलाई गई। कई तरह के प्रोग्राम बना बना करके उनको पेश किया गया। फिर मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करके एक टेक्निकल कमेटी बना दी। टेक्निकल कमेटी ने ये कहा राहुल गांधी समेत सबसे कि आप, अगर आपको ये शक है कि आपके फोन के जरिए आपकी जासूसी की जा रही है, आपके फोन में, इन्होंने कहा था ना उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरे फोन में पेगासस डाला गया है, इस देश के युवाओं के फोन में पेगासस डाला गया है। तो कमेटी ने कहा कि फोन जमा करा दीजिए। इन्होंने फोन जमा नहीं कराया और बाकी लोगों ने भी नहीं कराया। अगर आपको ये शक था या विश्वास था और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए थे कि आपके फोन में पेगासस डाला गया है और आपकी जासूसी की जा रही है, तो नैतिकता क्या कहती है और कानून भी क्या कहता है? आपको अपना फोन कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिए था ताकि वो
तकनीकी रूप से ज़रा जान पहचान कर लेती, समझ लेती कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं दिया। फ़ोन नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पेगासस से जासूसी का कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद ये आदमी, मतलब ये कब हुआ था? अगस्त 2022 में, और अब मार्च 2023 में भी ये लंदन जाकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं मेरे फ़ोन में पेगासस डाला हुआ है। मुझे इंटेलिजेंस के लोगों ने सतर्क किया है कि आप थोड़ा सतर्क होकर के बात किया करें, क्योंकि आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है। इससे निचले स्तर की कोई बात हो सकती है क्या? इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या? तो ये विदेशों में जाकर के किस तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं कि मोदी जी की कब्र खुद जाए, लेकिन किसकी कब्र खोद रहे हैं, ज़रा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए कि ये अपनी पार्टी की कब्र खोद रहे हैं इस तरह के झूठ बोल करके, या नरेंद्र मोदी का कोई नुकसान कर रहे हैं। और जब-जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तब-तब नरेंद्र मोदी और मजबूत होकर के बाहर निकलते हैं। मैं ये किस लिए कह रहा हूँ? इन्होंने 2019 के चुनाव से पहले राफेल का बहुत ढोल पीटा था ना, आपको याद होगा। राफेल की जब जांच पड़ताल हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एक बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की खरीद फरोख्त के सौदे में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने की बात कही और मोदी सरकार को क्लीन चिट दी। इन्होंने अग्निपथ पर भी बहुत शोर मचाया था ना, कि ये जो नौजवानों की 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जा रही है, इससे नौजवान जो है उनका भविष्य चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने? ये भी ज़रा देख लीजिए। ये अभी 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा योजना राष्ट्र हित में, फैसले में दखल की कोई वजह नहीं दिखती। और इसका डिटेल ये है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा अग्निपथ योजना सेना की बेहतरी और राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है, इसलिए सरकार के फैसले में कोर्ट के दखल की कोई वजह नहीं दिखती है। 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, और ये भी कहा था कि अगर किसी को और कोई आपत्ति है तो लिखित में दलीलें दाखिल कर सकता है। और जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा है, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे। 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम पेश की थी, और इसके बाद देश के कई हिस्सों में ट्रेनों में आग लगाई गई थी। बिहार तो पूरा जल रहा था उस समय। और उसके बाद किस तरह के बवाल इन्होंने संसद के भीतर और संसद के बाहर किए थे अग्निपथ को लेकर के। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट क्या कह रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि ये तो राष्ट्र हित की योजना है और सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए ये योजना लाई गई है। ऐसे अनेक मामले मैं आपको बता सकता हूं और गिना सकता हूं। जब कश्मीर से 370 और 35 से हटाया गया था, तब इन्होंने क्या कहा था? वहां तो खून की नदियां बह जाएंगी। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था? कोई तिरंगा कंधे पर उठाने वाला नहीं मिलेगा। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, ये सारे दौड़ दौड़ करके बार बार श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार तो इनको जम्मू से एयरपोर्ट से वापस भेजा गया, एक बार श्रीनगर से वापस भेजा गया। उस समय जब वहां चीजों को नियंत्रित किया जा रहा था, इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की, इन्होंने जम्मू कश्मीर को सुलगाने की कोशिश की। उसी जम्मू कश्मीर में ये जब भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा लेकर के श्रीनगर तक पहुंचे, तो इन्होंने वहां न केवल लाल चौक पर तिरंगा फहराया, बल्कि इनके बहुत सारे समर्थकों के हाथों में वही तिरंगा था।
तो ये किसका प्रचार कर रहे थे, किसकी प्रशस्ति कर रहे थे? नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की, क्योंकि उन्होंने ही वहां आतंकवाद का लगभग खात्मा कर दिया है। आतंकवादी घुटनों पर आ चुके हैं, अलगाववादी जेलों में सड़ रहे हैं, और जो वहां की तथाकथित लीडरशिप थी, वो उनमें से एक आध पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में माहौल ही चेंज हो चुका है। अब वहां राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, उसको लोग आत्मसात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो कट्टरपंथी हैं, जो अलगाववादी हैं, जो अलग तरह के विचार रखते हैं, वो दीवारों से लग करके खड़े हो गए हैं अब। और इसी वजह से भाई बहन वहां बर्फ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या स्कीइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी का एक और बयान आया है कि जी, जब मैं जम्मू से श्रीनगर के लिए प्रवेश कर रहा था, मुझे कहा गया कि कोई हथगोला फेंक देगा, बम फेंक देगा, बड़ी तबाही हो जाएगी, 100-125 लोग आपके साथ चल रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई, उन पर अटैक हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? लेकिन पूरे रास्ते में कहीं कोई अटैक नहीं हुआ। तो किसको श्रेय दे रहे हैं ये? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो दूसरों की कब्र खोदने की कामना करते हैं, वो अपनी या अपनी पार्टी की ही कब्र खोद लेते हैं, इस तरह की हरकतें करके। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।